गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमने किया था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आधा पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या सॉल्व किया था? हिंदी और मैथ किया था, गणित किया था। लेकिन ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं भाई, पूरा हिंदी मीडियम से है। और ये प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत अच्छा पेपर है। तो राजीव नवोदय में भी देखिए जीके पूछा जाता है, हिमज्योति वाले एग्जाम में भी जीके पूछा जाएगा। उन सब के लिए ये पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले वर्ष के लिए सैनिक स्कूल के लिए, जो अभी 3rd में या 4th में है, उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यस सर। तो चलो शुरू करें दोनों में। चलिए दोस्तों, नॉक आउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? नॉक आउट का कोई बता सकता है किस खेल में होता है? मुक्केबाजी। हाँ, मुक्केबाजी में होता है। मुक्केबाजी। ठीक है, अच्छा। जी। रिक्टर पैमाने पर से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। 7 से अधिक। हाँ, यहाँ पे गंभीर की बात आई है। वैसे नुकसान जो है 5 के बाद होने शुरू होता है। जब 6 जब रीडिंग होते हैं तब भी मकानों पे दरार पड़ जाती है, लेकिन गंभीर नुकसान होता है 7 के बाद। रिक्टर स्केल किसको मापने के काम आता है, कोई बता सकता है? भूकंप। भूकंप। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापता है। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है भाई? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया भाई, ये दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये नवीनीकरण संसाधन है। ये देखो, ये नवीनीकरण नहीं है भाई। नवीनीकरण संसाधन उनको कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। ठीक है ना? ये पृथ्वी की परपटी से सबसे ऊपरी परत पे पाए जाते हैं। देखो, ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये सबसे ऊपरी परपटी पे नहीं पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी परपटी में तो हम खेती बाड़ी करते हैं जी, ये तो बहुत गहराई में पाए जाते हैं। अगला है, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं। ये 10 वर्ष की अवधि में भी नहीं बनते हैं भाई, क्योंकि लाखों वर्ष की अवधि के बाद बनते हैं। ये एक समय के सजीवों के अवशेष है। ये सही है बिल्कुल। ये पहले जो सजीवों के अवशेष होते हैं और वो हजारों लाखों वर्षों बाद जब अपना रूप बदलते हैं धरती के अंदर, तब उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में हुई थी। और इनका जन्म हुआ था भाई लुम्बिनी में। इसका आंसर तो बोध गया, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था सारनाथ में, और कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी। कोई बता सकता है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। गलत कथन का चयन करें। जो गलत कथन है उसका आपने चयन करना है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। गुरुत्वाकर्षण जानते हो किसे कहते हैं? जी। अपनी जैसे पृथ्वी कोई चीज अपनी तरफ खींचती है ना, लोहे को खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है। अब विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में नहीं उड़ता है। देखो, विमान हमेशा गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में ही उड़ते हैं। देखिए, जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं, जैसे आर्यभट्ट है और भी बहुत सारे उपग्रह हैं, इनको लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो समाप्त हो जाता है जी। और वहां उपग्रह क्या करना, पृथ्वी को चेक करवाना शुरू कर देता है। ठीक है ना? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है। अब मदुरई कहाँ है? देखिए, मदुरई जो है तमिलनाडु में है, और
यहाँ पर जो मीनाक्षी मंदिर है, ये है इसके मीनाक्षी मंदिर की फोटो, क्या जबरदस्त है, देखी तुमने? जी ये देखिए मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु, ये ठीक है। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? देखिए बेटा, वर्षा लाने की तकनीक है एक, अगर कृत्रिम वर्षा, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है वहां कृत्रिम बारिश की जाती है, उसी को मेघ जी बीजन कहते हैं, क्लाउड सीडिंग। तो इसका पहला विकल्प है ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित हो, तो ये तो मेघ बीजन नहीं है, ठीक है ना। जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। हाँ, तो ये जो वातावरण में धूल और लवण और जो वाष्प होती है ना, उसी को संघनित करने के लिए जहाजों द्वारा कुछ केमिकल का छिड़काव होता है और उसके बादल बना दिए जाते हैं और तब बारिश होती है। तो यही आंसर बिल्कुल सही है। मेघों का निर्माण कर उन्हें आकाश में पहुंचाया जाता है। देखिए, मेघ का निर्माण जो है धरती पे नहीं करते हैं, ये भी गलत है। और मेघों को बीज जैसी संरचना में परिक्षेपित किया करना, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर यही है। पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? देखिए, जैव विविधता कहाँ होती है? जैव मंडल में होती है, जो सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जो पृथ्वी के नीचे का सबसे भाग है, जैव मंडल कहते हैं। जो ये कहो कि जो पृथ्वी जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर तक जहां तक ये हम जहाज उड़ाते हैं, जहां ये बारिश हो रही है, जहां बादल बनते हैं, जहां चिड़िया रहती है, जहां सारे जानवर रहते हैं, इसी को जैव मंडल कहते हैं। तो जैव विविधता यही है, ठीक है ना। मतलब जहां हम रह रहे हैं उसके 30 किलोमीटर की मोटी जो वायु की पट्टी है, वो पूरा जैव मंडल है, 30 किलोमीटर की हाइट, ठीक है। उत्तक किसमें सहायक होते हैं? देखिए, हमारे शरीर में कुछ टिश्यूज होते हैं, उत्तक उसे कहते हैं। उत्तक क्या काम करते हैं? पहला है तीव्र विकास करते हैं, प्रजनन की सुदृढ़ क्षमता करते हैं, कि कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन करते हैं, कि शरीर को सामर्थ्य देते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है, उत्तकों का काम होता है कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन करना, ठीक है। भारत पाक युद्ध, देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी समय बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश थे भाई। तो 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बना, दूसरा बांग्लादेश बना, ठीक है। तो उस समय हमारे देश के जो सेना के प्रमुख थे, ये बहुत फेमस थे, फील्ड मार्शल SHFJ माणिकशॉ। इनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुसजी प्रेमजी जमशेदजी माणिकशॉ, ठीक है। आप माणिकशॉ भी याद रखेंगे तो याद रहेगा, माणिकशॉ। सलमान रुश्दी की किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है बेटा, बुकर अवार्ड। तो इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या लिखी थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। और इसी किताब के लिए इनको जो है बुकर अवार्ड मिला था। मसूड़ों में खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? ये कई बार हमने क्लास में पढ़ा है, कोई कौन बताएगा? विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है ना। मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी किन चीजों में पाया जाता है? खट्टे रसदार जो जितने भी फल हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। नंदा देवी किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? कोई बता सकता है नंदा देवी क्या है? पहले मंदिर।
मंदिर तो नंदा देवी का है ही, लेकिन ये नंदा देवी के नाम से जो है ना फेमस चोटी भी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो जी किस प्रदेश में होगा ये नंदा देवी? उत्तराखंड। हाँ, नंदा देवी के नाम से एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? ये कौन बताएगा? जो बीच में शांति और हाँ, सत्य। शांति और सत्य को निरूपित करता है। और जो हरा रंग है वो किसको निरूपित करता है? हरियाली और जीवन की समृद्धि। क्या? हरियाली और समृद्धि। समृद्धि। और जो केसरिया रंग है वो किसको निरूपित करता है? बलिदान। हाँ, त्याग और बलिदान। किसको? त्याग और बलिदान। और जो बीच में जो चक्र है काला, उस पे कितनी तीलियां कोई बता सकता है? 24। 24। किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव के नाम पर पड़ा है? बताओ। भरतनाट्यम। एक नहीं, भरतनाट्यम नहीं, कचिपुड़ी एक गांव है आंध्र प्रदेश का, वहीं से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, कचिपुड़ी। ठीक है ना भाई? अरे ये कथकली कहाँ का नृत्य, कोई बताएगा कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल। केरल का। सब भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। केरल का है, ठीक है ना, बढ़िया। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? ताजा पानी नदी का जल। जैसे समुद्र में तो बहुत सारा पानी है, लेकिन वो ताजा नहीं है, वो लवण वाला पानी है, नमकीन पानी है। ठीक है ना? तो ताजा पानी का जी। सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या हो सकता है, इसमें से कोई बताएगा? नदी जल। हाँ, रिवर वाटर। नदियों में साफ पानी बहता है, इसलिए उसको ताजा पानी का सबसे बड़ा स्रोत भारत का यही है, नदी की नदियों। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए बाइबिल जैन अवस्था। पहले बाइबिल बताओ। बाइबिल जो है ईसाई धर्म का है ग्रंथ। ईसाई धर्म। क्रिश्चियन का। जैन अवस्था है इसका, पारसियों का क्या है? जैन अवस्था। तो इसका आंसर ये होना था, जैन जैन अवस्था। अवस्था। कुरान किसका है? मुस्लिम। मुस्लिम का। और गुरु ग्रंथ साहिब? पंजाब। हाँ, पंजाब सिख लोगों का। ठीक है। जी। हाँ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और न्यूयॉर्क जो है कहाँ, किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है भाई, यूएसए। जी। ठीक है। इनमें से किस मिठाई को सबसे पहले तला जाता है, फिर चीनी के शीरे में डुबाया जाता है, और आमतौर पर जिसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है? तो बताओ, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, भाखरवाड़ी की जलेबी? जलेबी। हाँ, इसको तो सब जानते हैं भाई। पहले इसको तेल में तलते हैं, फिर चीनी के शीरे में डुबोते हैं, और इसका रंग नारंगी होता है, आकार गोल गोल होता है, जलेबी सबको पसंद है। एक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार अगर आपको नहीं भी पता है तो ये पहले आपको ये पता होना चाहिए, द थिंग्स टू लीव बिहाइंड किसकी पुस्तक है? तो ये इसको लिखा है नमिता गोखले ने। किसने लिखा है? नमिता गोखले। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। एक उदाहरण बताना है जल प्रदूषण इनमें से किससे होता है? बड़े जहाजों से तेल का रिसाव, समुद्र के किनारे पशुओं का विचरण, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, कार में गैसोलीन। देखिए इन तीनों से नहीं होगा। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, अगर वो बहुत बड़े जहाज होते हैं भाई, जितना हमारा बहुत बड़ा इलाका एक होता है, इतना बड़ा जहाज का क्षेत्रफल होता है, उस जहाज में अगर वो तेल लेकर के जा रहा है, अगर तेल का रिसाव हो गया, समुद्र में पूरा तेल गिर गया, तो समुद्र का पानी दूषित हो जाता है। जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कौन बताएगा? जलीय चक्र। हाँ, जलीय चक्र, या इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिक
साइकिल। तो हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो, मैंने बोला था हाइड्रो शब्द जो भी आता है वो पानी से संबंधित जो भी चीजें होती है उसी के लिए हाइड्रो आता है। जी जैसे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर उसमें बताया था ना। बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है, प्रश्न है। बीजावरण जानते हो? तो बीज का आवरण मतलब बाहर का आवरण, तो क्या करता है काम? बीज का संरक्षित बाह्य आवरण, इसलिए सी वाला आंसर होगा, जो बीज को संरक्षित रखता है। तो हमने जीके के पूरे कर दिए। अब हम करते हैं मेंटल एबिलिटी वाले, बुद्धिमत्ता से संबंधित जो प्रश्न आए थे। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सॉल्व भी करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब जो औरों से अलग है। तो यहां अगर हम मोटे मोटे देखें तो पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी बी सी डी ई, एक क्रम से सब आगे जा रहे हैं, एफ जी एच आई। लेकिन यह अंतर क्या है? इसमें 5 लेटर है, इसमें 4 है। अलग यही होगा कि नहीं होगा? जी। यदि 70 में से 35 व्यक्तियों को मधुमेह है, मधुमेह एक बीमारी होती है, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, तो कौन सी आकृति मधुमेह वाले व्यक्तियों को निरूपित करेगी? क्योंकि 70 पहली लोगों, वाली। हाँ 70 में से 35 को है, तो 35 का मतलब आधा होगा ना, 70 का आधा। जी। आधा का मतलब 50% भी होता है, तो 50% का मतलब जो आधा वृत्त दिखा रहा हो, तो ये ए वाला दिखाएगा। जी। देखिए भाई, आकृति चारों में से किस विकल्प में निहित है? देखिए ये आकृति यहाँ बॉक्स के भीतर, तुम थोड़ा यहाँ समझने में दिक्कत थी, मतलब ये धन का निशान है। यहाँ पे मेरा हाथ से सीधा नहीं पड़ रहा है, जी। तो इस विकल्प में निहित है, उसको आपने बताना है। अब यहाँ देखो, इस पे तो धन का निशान है नहीं, लेकिन ये दूसरी आकृति में देखो साफ पता चल रहा है। एक लाइन यहाँ से यहाँ है और दूसरी ये है। जी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, जी। तो इसका मतलब इसका आंसर बी वाला होगा, इसमें धन का, बाकी किसी में प्लस का निशान नहीं है। नीचे दिए गए जी। विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए जो प्रश्न के अनुक्रम के अनुरूप हो। अब देखो ये है पी यू ई क्यू वी एफ आर डब्ल्यू जी, तो यहाँ पे हम देखो पहले तो यहाँ पे पी है, फिर क्यू है, पी क्यू फिर आर है। अब क्या आना था यहाँ पे? एस। अब यहाँ पे देखो यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू है, तो क्या आ जाएगा? एक्स। यहाँ देखो ई है, एफ है, जी है, तो क्या आएगा? एच। पहला वाला आंसर देखिए मिल रहा है। यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध किससे है? देखो, अनाज का भंडारण होता है, जहां अनाज जमा होता है वहां गोदाम कहते हैं उसे, और जहां पानी जमा होता है इनमें से बांध। जब डैम बनाते तो वहां पानी जमा हो जाता है। जी सही विकल्प का चयन करें। धुआं प्रदूषण, धुएं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है भाई? विध्वंस। विध्वंस मानी नाश होना। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पे मतलब क्या आएगा? यहाँ पे देखो एम और एक एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, एक एक छोड़ के आ रखे, तो एस छोड़ के यू होगा। लेकिन यू देखो एक बार स्मॉल में, एक बार कैपिटल, फिर स्मॉल फिर कैपिटल, अब स्मॉल आएंगे तो दोनों यू छोटे होंगे, तो ये वाला होगा। एक आवासीय परिसर में 4 भवन है। कितने भवन है? भवन का मतलब मकान। ए बी सी डी, 4 मकान है। ए का नाम ए है, बी है, सी, चारों का नाम डी। मतलब प्रत्येक की ऊंचाई अलग है। डी की ऊंचाई केवल बी से कम है। देखिए डी की ऊंचाई जो है बी से कम है, इसका मतलब बी ऊपर लिखिए, डी नीचे रखिए, याद रखने के लिए। केवल लिखा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई और नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ए की ऊंचाई डी और सी से कम है। अब देखो डी और सी से कम है, तो ए की ऊंचाई जो है डी से भी कम है, सी से भी कम है, इसका मतलब इसके बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ सी यहाँ पे आ जाएगा। इनमें से सबसे किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो किस? एक ही है ना, ए सबसे नीचे तो सबसे कम हो गया। निम्नलिखित अंकीय श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तुम आवाज नहीं दे रहे हो, क्या कहाँ चले गए सबके सब? कोई बोल ही नहीं रहा है। जी सर। यहाँ देखो भाई, 4 है, 12 है,
36 है, सर 108 4 है। किया तो 12। हाँ, तो यहाँ पे क्या कितने का अंतर है, क्या है यहाँ पे है? 4 किया हाँ, 12। 4 क्या 12, 12 तिया 36, और 36 को 3 से गुणा करके 108 आया भाई। 108 को 3 से गुणा करो तो 324 है। और 324 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा? 972। तो 972। 972। ठीक है, यहाँ पे 972 आएगा। तुम गुणा करके लिखना, इसको 3 से गुणा करके। जी एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि इसके ऊपरी फलक पर 5 हो तो निचले फलक की संख्या क्या होगी? अब देखो, इसके ऊपर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी ऊपर 3 ही है, यहाँ 5 है, 6 है। तो ये देखो नीचे के चारों फलक आ गए। चारों फलक मतलब 4 तल होंगे ना एक सीध में। 6 तल होते हैं, एक ऊपर है नीचे का छोड़ के, बीच के 4 तल है। तो एक तरफ 2 है, एक तल पे एक तरफ 4 है। 4 के बाद अगर हम इसको घुमाएंगे तो वहां 6 निकलेगा, और 6 के बाद 5 निकलेगा। जी तो 5 के ठीक पीछे क्या है? अगर हम 5 को ऊपर करते हैं तो इसके ठीक पीछे क्या होगा? 4 होगा। देखो 4। इस तरफ यहाँ 6 होगा और यहाँ 5 होगा। तो ये 5 और 4 आमने सामने। तो अगर ऊपर 5 रखेंगे तो नीचे 4। हाँ, तो इसका आंसर होगा 4। यहाँ देखो, आर के की बहन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सीध में लिख देते हैं भाई बहनों को, आर और के को। ये बहन है, ये बहन को हम चाहो तो गोला कर दो। आर जो है के की बहन है, क्योंकि भाई हो गया, ये बहन हो गया। बहन लड़की पे हमने गोला कर दिया, लड़के को ऐसे रहने दिया। ठीक है। पी के का भाई है। अब ये के है तो के का भाई पी है। अभी के का पता नहीं चल रहा है कि के लड़का है कि लड़की है। जी अब ये लड़का है भाई, इसका पता चल गया, इसको स्पष्ट है। क्यू टी का पिता है। अब यहाँ पे टी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, तो हम अलग पे लिख देंगे क्यू और टी नीचे, मतलब ऊपर पिता नीचे बेटा। क्यू जो है टी का पिता है, ठीक है ना, जो कि पी का भाई है। तो देखो इसका मतलब टी जो है पी का भाई है, इसका मतलब टी भी यही आएगा और क्यू ऊपर हो जाएगा। ये सब भाई है, आर भी, के भी, पी भी और टी भी। और क्यू इनका पापा हो गया। ठीक। एच के की माँ है, के की माँ एच है, तो इन सब की माँ एच हो गई। जी क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं? पुत्र पूछा गया है। देखो टोटल तो 4 है। यहाँ पे था कि आर जो है बहन है किसकी? के की। लेकिन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पी के का भाई है, ये भाई है, इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ये लड़का है। ठीक है ना। क्यू टी का पिता है और टी जो है पी का भाई है। पी का भाई टी है, तो ये भी भाई है। अभी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि भाई है कि बहन है। एच के की माँ एच ऊपर है और क्यू जो है इनका पापा हो गया। तो क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र? यहाँ पे केवल पुत्रों की बात हो रही है बेटा। देखो तो कम से कम 2 पुत्र तो है ही, ये जो स्पष्ट पता चल रहा है। ये तो बेटी है आर, के का कुछ पता नहीं चल रहा है कि बेटा है कि बेटी है। तो कम से कम 2 पुत्र हैं। देखो आकृति 4 के प्रश्नवाचक चिन्ह को ए बी सी डी में से किस विकल्प आकृति के प्रतिस्थापित किया जाएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब इस कॉलम में क्या आएगा? तो हम देखते हैं यहाँ जो है पहले बाहर वर्ग है, फिर उसके अंदर छोटा वर्ग है और उसके अंदर छोटा वृत्त है। इसके यहाँ बाहर से एक काली बिंदी है भाई, यहाँ दूसरी बार ये काली बिंदी यहाँ अंदर है, ये बिंदी सॉरी, तो यहाँ ऊपर चले गई। तीसरी बार देखो इस कोने में आ गई, तो चौथी बार इस कोने में होगी यहाँ। तो जैसे डी पे है और जैसे ए पे। अब ये तो 2 उत्तर मिले, लेकिन अब हम दूसरी आकृति देखेंगे। यहाँ अंदर जो है एक कटा हुआ भी है वृत्त के भीतर। ये वृत्त के भीतर जो है पहले यहाँ कटा है, दूसरी बार यहाँ कटा है, तो ये क्लॉकवाइज यहाँ घूम रहा है 90 डिग्री। यहाँ तीसरी बार यहाँ ऊपर कटा है, तो चौथी बार यहाँ कटा होना चाहिए। तो यहाँ जो है केवल डी वाले आकृति में कटा है, तो इसलिए आंसर होगा डी। जी सर। दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय प्रतीकों के किस क्रम को चुना जाना चाहिए जिससे समीकरण को संतुलित किया जा सके?
अब यहाँ पे देखो स्टार की जगह तुमने इनको चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखो अगर 7 अरे पहला वाला लगाते हैं गुणा 7 भागा 2 ऋण 1 बराबर 12 होता है कि नहीं होता है। तो देखो हम पहले भाग करेंगे तो 7/2 भाग निकाला तो 7/2 होगा, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49/2 में से 1 घटा करके 12 आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम इनको रखते हैं ये वाले चिन्ह, पहले धन फिर ऋण फिर गुणा। तो पहले हम गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ देखो 2 के पीछे ऋण है, 7 7 14 हो गया, तो 14 में से 2 हो गया 12, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है। एक बस अड्डे से हर मिनट पर एक बस दिल्ली के हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है, मतलब हर 30 मिनट के बाद जाती है। क्लियर हो गया? स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है। उसने कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 AM पर जाएगी, यानी सुबह के 9:35 पे जाएगी, चलेगी। तो स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? तो वो कह रहा है कि 10 मिनट पहले। तो पहले तो ये देखो कि आधा घंटे पे बस जा रही है, तो 9:35 में से आधा घंटा कम कर दो, यानी कितना घटाना है? 30 मिनट। ऐसा घटाना भाई, सवाल सहित मुझे दिखाना। तो इसको मिनट को एक साथ घटाते हैं, 35 में से 30 गया 5 मिनट, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब 9:05 पे पहली बस गई, गई 9:05 सुबह। लेकिन उसने कहा था कि 10 मिनट पहले बस गई, तो कितने बजे सूचना दी? इसमें 10 मिनट और जोड़ दो, तो इसका मतलब उसने 9:15 पे ये सूचना दी। सुरभि पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। अब पहले तो मैंने बताया था दिशाएं आपको स्पष्ट बताई थी कि हम जब दिशाओं की बात आएगी तो सबसे पहले प्लस का निशान मारना। ऊपर क्या लिखना है? नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये पूर्व है, और वेस्ट मतलब पश्चिम। अब देखिए सुरभि पूरब की दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब सुरभि कहाँ है? यहाँ पर है, पूरब की ओर, इधर मुंह कर रहा हूं। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। तो दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज को। अगर जहां पे दिक्कत होती है वहां पे इंग्लिश वाले सवाल पढ़ना है, वहां क्लॉकवाइज स्पष्ट लिखा है। तो क्लॉकवाइज दिशा मतलब नीचे की तरफ 90 डिग्री मुड़ी हो, नीचे की तरफ, और 2 किलोमीटर चली। कितना चली? 2 किलोमीटर चली। फिर वह 145 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। फिर दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर को मुड़ी, तो 90 डिग्री मुड़ेगी। तो सुनो भाई, यहां से 90 डिग्री फिर इधर को मुड़ेगी, यहां से यहां तक 90 डिग्री होगी नहीं जी? ऊपर फिर 90 डिग्री फिर मुड़ेगी, या ऊपर तो सीधा ऊपर मुंह हो जाएगा, तो 90 90 180। लेकिन ये 180 ने 145 डिग्री मुड़ रही है, तो 90 145 में से 90 डिग्री पे तो यहां पहुंच रही है। ठीक है ना? अब इसमें से 90 कम करो, कितना हुआ? 50 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। तो यहां से 55 डिग्री लगभग, जब ये 90 डिग्री है तो ये लगभग इसका आधा से थोड़ा ज्यादा इधर को, इसका मतलब इसका मुंह इधर को है। ठीक है ना? 1 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखो यहाँ ऊपर नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, और इसका मुंह जो है इधर को है। तो इसका मतलब इसका जो नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, तो नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम। ठीक है जी। यदि एक विशेष कूट भाषा में पैरोट को 1 2 3 3 4 5 लिखा जाता है, SOAT को इतना लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ROAST को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 अंक है भाई। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही अंक है। तो इसका मतलब यहाँ प्रत्येक अंक के लिए कोड दिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ आर के लिए क्या कोड दिया गया है। तो आर देखो 2 बार आया, तो यहाँ 2 बार 3 दिया गया, तो इसका मतलब आर के लिए हम 3 लिखेंगे। तो फिर ओ है, तो ओ के लिए क्या कोड दिया गया है? यहाँ सेकंड लास्ट में देखे तो 4 दिया गया, तो 4। ए के लिए क्या दिया गया है? तो यहाँ सेकंड वाला है, तो ए के लिए 2 दिया गया है।
एस के लिए क्या दिया गया, तो यहाँ देखो एस इसमें है तो 6 दिया गया। 6 और तब क्या है, टी के लिए क्या दिया गया है, तो टी के लिए 5, 34,265 ये वाला। ठीक है। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो देखो बेटे यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ 10 और 7 को जोड़ो तो 17 हो रहा है। 17 में से 15 गया तो यहाँ बच रहा है 2 का अंतर है। यहाँ 39 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 48। 48 में से 45 गया तो कितना, 3। तो यहाँ 3 का अंतर है। यहाँ 49 है, यहाँ 56 है, तो 49 में अगर हम यानी 56 से अब यहाँ अंतर होगा 4 का, तो 56 में 4 जोड़ो 60। अब 60 में से 49 तो है ये, तो बचा 11, तो इसका मतलब यहाँ पे 11 होगा। तो 11 49 जोड़ के 60 और 60 में से 56 गया तो 4 का अंतर। हाँ तुमने लिखा, किसी ने 11? जी सर मैंने लिखा। ठीक है। विकल्पों के उस युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों के परस्पर संबंध दिए गए युग्म के समान हो। ऑस्ट्रिया वियना, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना है, तो मिस्र की काहिरा ये भी राजधानी है, यही उत्तर होगा। जर्मनी की लंदन नहीं है, अमेरिका की ऑरलैंडो नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की भी सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें जो अक्षर है उन्हीं से, जैसे डक्ट है तो DUCT, देखो इसमें आ रखा है DUCT, ये बन रहा है। ये काउंटेड है तो यहाँ देखो इसमें ई है तो इसमें ई नहीं है, तो यही नहीं बन सकता भाई। बाकी काउंट भी बन रहा है, DONUT भी बन रहा है, ये सब इसमें है। क्योंकि इसमें ई आया तो ई तो इसमें है ही नहीं। एक पंक्ति में 37 लड़के खड़े हैं, आकाश दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी पंक्ति है बच्चों की, दाएं छोर इस तरफ होगा, कुल 37 बच्चे हैं। तो आकाश का यहाँ दाएं छोर से जो है इसका स्थान है 14वां। यदि वह बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ जाता है, अब ये 6 स्थान और आगे बढ़ा, तो यहाँ पे देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये इसका मतलब अभी 20वां हो गया इसका, यहाँ से जी कहाँ आगे 20वें स्थान पे आ गया। तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए यहाँ बाएं छोर है तो कुल 37 बच्चे हैं, तो यहाँ तो 20 बच्चे हैं, तो इस तरफ कितने बच्चे हैं, 17 होंगे। 37 में से 20 गया तो 17 होंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इसका स्थान कौन सा होगा, 18वां होगा, क्योंकि 17 बच्चे इस तरफ है तो ये 18वें स्थान पे है। 17वां लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एक विशेष कोड भाषा में फाइट को TGHFI के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे ये P की जगह क्या आया, या F की जगह क्या आया, T आया, यानी लास्ट वाला आया। तो यहाँ भी P की जगह लास्ट वाला R आ जाएगा। ठीक है। I कहाँ, यहाँ दूसरे नंबर पे G आ रखा है, तो G का स्थान तीसरा था, तो यहाँ से तीसरा जो है यहाँ P आ जाएगा। सुन रहे हो, यहाँ पे H आया तो H का स्थान चौथा था, तो यहाँ हम चौथा स्थान पे E आ जाएगा। यहाँ पे जो है F आया तो F का पहला स्थान था, तो यहाँ पहला स्थान का P आ जाएगा। और लास्ट में I आया तो I का स्थान दूसरा था, तो यहाँ E आ जाएगा। RPEPA पहला वाला उत्तर ये होना था। किया था जी। किस अक्षर युग्म से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने पर दिया गया प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। देखो ये तो बहुत आसान है बेटा, A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D। यहाँ Z है, यहाँ Z से पहले Y आया, Y से पहले X आया, तो X से पहले क्या आता है, W। ठीक है ना। यदि A का अर्थ भागा है, B का अर्थ ऋण है, C का अर्थ गुणा है, D का अर्थ धन है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करो भाई। अब यहाँ 16 D है भाई, तो D का अर्थ क्या है, धन है, तो 16 धन 64 होगा।
तब ए है तो ए का अर्थ भागा है, तो यहाँ भागा हो जाएगा 4। अब 4 के बाद बी है तो बी का अर्थ है ऋण, 4 के बाद ऋण 3 तो गुणा 3। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 4 का भाग 64 में देके कितना आएगा भाई, कितने चौको 64 होता है, हाँ 16 चौको 64। अब ऋण कर देंगे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं एक साथ क्योंकि अलग है, तो 4 थे हम। अब 16 16 कितने हो गए भाई, 32 32 ऋण 12। तो ये 4 वाले ध्यान से देखो, पहले हमने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया, तब घटाना, तो 32 में से 12 गया तो कितना बचा, 20 बचा। निम्नलिखित स्थापना ए और तर्क आर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें। तो पहले स्थापना है, भारत के लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। तो पहले ये बताओ भाई, हम चुनते हैं अपना प्रतिनिधि स्वयं कि नहीं चुनते हैं? चुनते हैं। चुनते हैं ना। अब जैसे हाँ, ये क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्र है और यहाँ हम अपना प्रतिनिधि खुद वोट दे के चुनते हैं। अब भारत एक गणतंत्र देश है, तो गणतंत्र इसने जरा सा गलत शब्द लिखा है, जो अगर इंग्लिश का देखें हम तो डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र और गणतंत्र में फर्क है। यद्यपि भारत प्रजातंत्र देश भी है और गणतंत्र देश भी है। गणतंत्र उसे कहते हैं जिस देश का मुखिया, जैसे हमारे देश का मुखिया है राष्ट्रपति, तो उसको चुनाव से चुना जाता है, तो इसलिए भारत गणतंत्र है। प्रजातंत्र इसलिए कि हम सारे प्रतिनिधि जो है चुन करके भेजते हैं, तो यहाँ पे प्रजातंत्र शब्द होना था, इंग्लिश में डेमोक्रेटिक शब्द है, तो उसका मतलब होता है प्रजातंत्र। तो इसका मतलब ये दोनों विकल्प सही है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ए और आर दोनों सही है जी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज कुर्सी फर्नीचर के मध्य संबंध को सर्वोत्तम निरूपित करता है? तो देखो, मेज और कुर्सी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों गोले अलग अलग होंगे, ठीक है ना। एक मेज हो गया, टी मैंने टी लिख दिया और कुर्सी के लिए सी लिख दिया, दोनों अलग अलग है, इसको हम मिला नहीं सकते क्योंकि कुछ मेज कुर्सी नहीं है, कुछ वो नहीं है, ऐसा नहीं मिला सकते ना। इसका मतलब ये हो गया, कुछ कुर्सियां टेबल होती है और कुछ टेबल जो है कुर्सियां होती है, तो इसलिए दोनों गोले अलग अलग है। अब फर्नीचर क्या है, ये दोनों फर्नीचर है, तो इसका मतलब फर्नीचर का गोला बाहर से जी। फर्नीचर को कहते हैं, कुर्सी भी फर्नीचर है और ये भी फर्नीचर है, तो इसका मतलब उत्तर होगा डी वाला, ए बी सी, तो दोनों कुर्सी मेज हो गए, सी वाला गोला जो है फर्नीचर को निरूपित कर रहा है, तो उत्तर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर हमारा समाप्त हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ये पेपर? अच्छा। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा पेपर? यस सर। तो ठीक है, जो अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और ये पेपर जो है सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Have a nice day, sir.